स्वागत है जी सारे का। गल आप कैनेडा स्टडी वीज़ा की करन जा रहे हैं तो मेनली अज कुछ खास पॉइंट्स बारे तुहानू असी गाइड करना चाहांगे, क्योंकि जोड़े स्टूडेंट्स वर्क परमिट नू लैके कई बारी उन्होंने पूरी जानकारी नहीं होंगी कि कुछ अजिहे खास कोर्सिस नू लैके लिस्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिस विच अगे चल के तुहानू वर्क परमिट मिल सके। ये पॉइंट स्टूडेंट नू पता होएगा तो खुद भी अपने कोर्स बारे पूरी जानकारी रख सकेगा। नाल दी नाल आपां गल करांगे विदाउट GSE अपलाई करन नू लैके ते अज दे टाइम दे विच कोर्स की रेलीवेंसी, कोर्स रेलीवेंट होना क्यों बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। प्रोसैस जो प्रोसैस की गल करिए कैनेडा स्टडी वीज़ा नू लैके विदाउट GSE अपलाई करते हैं तो किन्ना को पॉजिटिव होने से रिजल्ट आ रहे हैं या कुछ नैगेटिव इसका इंपैक्ट पै रहा है, इस उपर भी हर गल हर पॉइंट तुहानू जरूर समझावांगे ताकि मौजूदा हुण की ट्रेंड की स्थिति बनी हुई है कैनेडा स्टडी वीज़ा नू लैके उसकी पूरी सही जानकारी तुहाडे मन दे विच होवे, कोई वहम भरम ना रह जाए तुहाडे मन विच। स्वागत है जी, मैं हाँ हरजोत कौर और पूरी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे स्टडीज़ केयर अब्रॉड तो चंडीगढ़ ब्रांच हैड अनीता पंडराल जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो अनीता जी, वैसे तो रेगूलर कैनेडा स्टडी वीज़ा नू लैके आपां जिन्नी वीडियोज़ बना रहे हैं, लाइव भी तुसी शो कर रहे हो, उसदे विच भी तुसी स्टूडेंट्स नू बहुत चंगे ढंग नाल गाइड कर रहे हो कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिहड़ा नैगेटिव जो माहौल बनता पिया अजिही कोई भी गल नहीं है, बल्कि प्रोसैस बड़ा फास्ट चल रहा है, बहुत जल्दी वीज़ा भी आ रहे हैं। सो अज जिहड़े जिहड़े पॉइंट्स की मैं गल कर रही हाँ, एक तो वर्क परमिट कोर्सिस नू लैके स्टूडेंट किवें उस लिस्ट बारे जान सके जिस विच वो अपने कोर्स दे अगे चल के उन्होंने वर्क परमिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसकी जानकारी खुद रखे और विदाउट GSE अपलाई करन नू लैके भी स्टूडेंट्स नू दसो प्रोसैस किस तरीके नाल हुण डिफरेंट हो गया पहला नालों और कोर्स दा रेलीवेंट होना अज दे टाइम विच होर भी ज़्यादा जरूरी क्यों हो गया। जी सो मैम, अभी अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कुछ स्टूडेंट्स को कि कौन से कोर्स को अप्लाई किया जाए जिसमें वर्क परमिट है, कौन से कोर्स में ना अप्लाई किया जाए। कहीं ना कहीं वो एजेंट और कंसल्टेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस चीज़ को लेके। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि IRCC ने 5 जो चीज़ें हैं वो अनाउंस करी हैं, 5 जो कोर्सेज हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो अनाउंस करी है कि अगर आप उन स्ट्रीम के अंडर किसी कॉलेज में डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो देन यू विल गेट द वर्क परमिट। वो स्ट्रीम में एक बार फिर से आपको बताती हूँ, वो जो स्ट्रीम है अगर आपने एग्री बिजनेस के रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम है आपका, देन यू कैन अप्लाई, यू विल गेट द वर्क परमिट इन द कॉलेजेस, पब्लिक फंडेड कॉलेज होने चाहिए। दूसरा जो है उसके बाद है फूड प्रोसेसिंग के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स है, तो फूड प्रोसेसिंग में भी अगर कोई स्टूडेंट है वो फूड प्रोसेसिंग स्ट्रीम के अंडर जितनी भी प्रोग्राम्स है दे कैन अप्लाई, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। थर्ड है हेल्थ साइंसेज, अगर आपका प्रोग्राम हेल्थ साइंसेज के अंडर आता है तो अगेन यू विल गेट द वर्क परमिट। एंड द फोर्थ इज स्टेम। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आपके प्रोग्राम की जो स्ट्रीम है साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंजीनियर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं अगेन यू विल गेट द वर्क परमिट। एंड द लास्ट इज फूड ट्रांसपोर्टेशन, तो अगर कोई भी आपका प्रोग्राम है विच इज़ रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन या उसकी जो स्ट्रीम है वो ट्रांसपोर्टेशन के अंडर आती है तो अगेन यू विल गेट द वर्क परमिट। अब स्टूडेंट्स के लिए ये देख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो कैसे पता चलाएं कि ये वाला जो हमारा प्रोग्राम है मैं IT में तो अप्लाई कर लूँ लेकिन ये क्या IT स्ट्रीम के अंदर आता है नहीं आता, तो उसके लिए भी मैं क्लैरिटी देना चाहती हूँ। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि अपनी लिस्ट बना रहे हैं अभी, जिन्होंने अपनी कुछ कॉलेजेस की लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है कि ये आपके जो जितने भी मैंने आपको स्ट्रीम्स बताई, एग्री बिजनेस है, हेल्थ साइंसेज है, फूड प्रोसेसिंग है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है या फिर स्टेम है, उन्होंने अपनी इस 5 स्ट्रीम के अंडर उन्होंने अपनी जो कोर्स लिस्ट है वो रिलीज़ कर दी है। कुछ कॉलेजेस आर वर्किंग ऑन इट, तो जो कॉलेजेस हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी जो कोर्स लिस्ट है वो रिलीज़ कर दी है, मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ, जैसे कि कैनेडोर कॉलेज है, सेंटिनल कॉलेज है, कॉनेस्टोगा कॉलेज है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपनी जो वर्क परमिट वाली जो लिस्ट है वो अपनी रिलीज़ कर दी और उन्होंने बिल्कुल मेंशन कर दिया कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ये पर्टिकुलर प्रोग्राम इस स्ट्रीम के अंदर आता है एंड स्टूडेंट विल गेट द वर्क परमिट। अगर आप कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर इन्हीं स्ट्रीम के अंदर अप्लाई करें। मैंने आपको कुछ 3-4 कॉलेजेस के नाम बताए हैं जिनके रिसेंटली अभी जो कोर्स लिस्ट है वो रिलीज़ हो चुकी है, कुछ कॉलेजेस की अभी रिलीज़ होनी बाकी है। तो यू प्लीज़ आस्क फ्रॉम योर एजेंट अगर आपने कहीं से भी एप्लीकेशन अप्लाई किया। अदरवाइज इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड देन यू कैन कॉल अस सो दैट वी कैन गाइड यू। इसके बाद बात करते हैं हम कि जो स्टूडेंट्स हैं इसमें जितनी भी स्ट्रीम्स मैंने आपको बताई है ये
बेसिकली वो वाली स्ट्रीम है जिसमें कि नॉन मेडिकल का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, जिसमें कि आपके पास जो स्टूडेंट है जिसने इंजीनियरिंग कर रखा है वो स्टूडेंट आपका अप्लाई कर सकता है, मेडिकल वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉमर्स वालों के लिए इसमें इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेगी। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिन्होंने कॉमर्स 12th कॉमर्स कर रखा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करें यूनिवर्सिटी में, सो दैट आपका जो वर्क परमिट है वो इजीली आए। और अब बैचलर डिग्री की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, पहले की तरह नहीं है। बहुत सारी बैचलर्स डिग्री आपको 3 साल की भी मिल जाएंगी, 4 साल की भी मिल जाएंगी। आपके सर्टिफिकेशन में बैचलर डिग्री मेंशन होना चाहिए, देन उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 4 साल की डिग्री नहीं करना चाहते हैं, आप इजीली आपको 3 साल की डिग्री भी मिल जाएगी। अब अगर मैं वीज़ा प्रोसेसिंग की बात करूं, देखिए कनाडा हमेशा से कोर्स रेलेवेंसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। मतलब अगर आपका कोर्स रेलेवेंट है तो वीज़ा आता है, कोर्स रेलेवेंट नहीं है तो रिफ्यूज़ल भी आ जाता है। तो कोर्स रेलेवेंसी को बिल्कुल ना भूलिए। ये वर्क परमिट की लिस्ट के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप उस प्रोग्राम में अप्लाई कर दो जिसमें वर्क परमिट मिले, बट बाद में वापस जाके देखो तो आपके प्रोग्राम में कोई रेलेवेंसी ही नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करेगा तो उसको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, ये मैं आपको एडवांस में ही बोल रही हूँ। सो ज़रूर ऐसे कंसल्टेंट से गाइड करें आप जिनके पास प्रॉपर नॉलेज हो और जिनके पास प्रॉपर एक्सपर्टी हो कनाडा डेस्टिनेशन की। सो अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके पास जैसे ही आपका ऑफर लेटर आ सकता है, आप मई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सितंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मई के लिए जैसे आप अप्लाई करेंगे, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 1 साल की फ़ीस के साथ जाएं। आपकी 1 साल की जो फ़ीस है वो 10 से 11 लाख के करीब होगी। GIC नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। GIC की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप विदाउट GIC अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपने अपने सिर्फ 1 साल की ट्यूशन फीस पे करी और दूसरा जो पैसा है वो आपने फ़ंड शो कर दिए। सो अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि कितने पुराने फंड्स होने चाहिए। अगर एक दिन पुराने फंड्स भी हैं तो वो भी चलेंगे। और CA सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, ITR दिखा सकते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, सो दैट आपके जो वीज़ा चांसेस है वो बहुत अच्छे रहे। अब इस चीज़ में एक गलती बिल्कुल ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं पैकेज सिस्टम के लिए। पैकेज सिस्टम के लिए स्टूडेंट तब इन्फ्लुएंस होते थे जब उनको लगता था कि कोई बात नहीं, हमारा कोई लॉस नहीं है, वीज़ा जितने भी पैसे हमने तो वीज़ा लगने के बाद ही देने। लेकिन जहाँ पे आप पैकेज में बोल देते हो अपने एजेंट को, तो वहाँ पे वो आपकी प्रेफरेंस नहीं देखता। वहाँ पे वो ऐसा कॉलेज चूज़ करता है जिसकी फ़ीस कम हो और उसको जो मार्जिन है, अगर आपका वीज़ा आए तो उसको जो मार्जिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो कहीं ना कहीं अब उसको एक बिजनेस तरीके से लेगा और उसको आपके करियर के तरीके से कंपैरेटिवली थोड़ा कम लेगा। तो वैसे ही अब तो कनाडा में जो फ़ीस है वैसे भी उन्होंने उतनी ही फिल करनी है आपकी फ़ीस, क्योंकि नाउ देयर इज़ नो कंपल्शन की GIC आपने पेमेंट करनी है नहीं करनी है। तो जस्ट आप 1 साल की फ़ीस पे करके करें। और अगर इन केस खुदा ना खास्ता रिफ्यूज़ल आ भी जाती है तो आपका जो पैसा है वो पूरा रिफंडेबल होता है। वो जस्ट $200 to $250 डिडक्ट करते हैं, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। और वीज़ास आ रहे हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से रेलेवेंट कोर्स यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा है तो मुझे कोई भी रिफ्यूज़ल देखने को नहीं मिल रही है कनाडा में। तो कनाडा की जो मार्केट है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, बट सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने तरीके से अपनी जो प्रोफाइल की असेसमेंट करवाई है, शॉर्ट लिस्टिंग कराई है और जिनकी जो वीज़ा फाइल है वो बहुत तरीके से लगी, उनके लिए पॉजिटिव है। जिन्होंने कोर्स रेलिवेंट नहीं लिया, कोई भी कॉलेज अप्लाई कर लिया, उनके लिए फिर भी डाइसी है। तो सोच समझ के अप्लाई करें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। कनाडा की मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव है अभी उन सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए। जी बिल्कुल सही गल है। सो कैनेडा स्टडी वीज़ा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।